मॉर्निंग 10th क्लास। आइए बेटा हम जो है अपना सेकंड चैप्टर और इसका सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है कि जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीन जो है क्षेत्रक होते हैं जिनके के अंतर्गत जो है आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों का अर्थ क्या होता है कि जब हम पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जो है कार्य करते हैं तो उनको हम आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि तीनों क्षेत्रों को की तुलना, कि ये कहना कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये तीनों क्षेत्र हैं, तो इन तीनों क्षेत्रों में से कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बारे में सोचना। ठीक है, आप देखो ये हम कह रहे हैं कि कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि सभी क्षेत्र क्या हैं, एक दूसरे के लिए जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगर हम किसी एक विशेष क्षेत्र की ये कहें कि इसको हटा दिया जाए, यानी कि मान लीजिए हम प्राथमिक क्षेत्र को रखते हैं और हम जो है सेकेंडरी को हटा देते हैं या हम टर्शरी को जो है रख लेते हैं, इस तरीके से इन तीनों में से हम किसी एक को भी हटा देते हैं तो दूसरे का जो है अस्तित्व खराब हो सकता है। ठीक है, जैसे प्राथमिक को हम जो है मान लीजिए हमने प्राथमिक को हटा दिया, ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण कहाँ से होगा जब प्राथमिक ही नहीं है, तो वस्तुएं कैसे बनेंगी। अगर मान लीजिए कपड़े का कारखाना है, वो कपड़े का कारखाना कैसे काम करेगा अगर मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम द्वितीयक क्षेत्र को हटा देते हैं और प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ देते हैं, तो जब प्राथमिक क्षेत्र वाले करते रहे विनिर्माण, बहुत पैदावार करते रहे चीजों की, यहाँ पर कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है, कोई फैक्ट्रियां नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनका बहुत ज्यादा उत्पादन कौन खरीदेगा। इसी प्रकार से टर्शरी, अगर हम जो है टर्शरी को हटा दें तो ये सब अपना सामान अपनी जगह बना करके बैठे रहेंगे। ये इनको पैसा चाहिए तो इनके पास बैंक नहीं होंगे, पेट्रोल नहीं होगा कि इधर से उधर जाने के लिए वाहन नहीं होंगे, इनके पास जो है बहुत सारी जो है इनको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये सोचना कि तीनों क्षेत्रों की तुलना करें और कौन सा क्षेत्र बेहतर है और कौन सा क्षेत्र जो है वो कम बेहतर है, ये एक बहुत ही कठिन प्रश्न है। ठीक है, देखो किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम ये जरूर कह सकते हैं बेटे कि प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक इन तीनों में से कोई कम हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि किसी एक के ना होने से जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सब तीनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये एक बड़ी जो है इसको देखो, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखो अलग अलग क्षेत्र हैं, उन अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत जो है चीजों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो उन चीजों का निर्माण करते समय जो है, जब मान लीजिए एक चीज का निर्माण होता है तो उस एक चीज का निर्माण करते समय क्या जो है बार बार जो है एक ही चीज को बार बार थोड़ी उसका जो है मूल्य जो है जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के बताया गया है, ये बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल और बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो जैसे मान लीजिए यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपए होगा। ठीक है, 10 रुपए प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य और 50,000 रुपए होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं और मूल्यों, सेवाओं के मूल्यों की गणना की जा सकती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये तो कर सकते हैं। हाँ, हम ये तो सीधी सीधी बात है कि क्या है कि अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। कि भाई संख्या चीजों का नहीं, उनके मूल्य का जो है ज्ञान कर लो, उसके द्वारा जो है ये कर लो। लेकिन यहाँ पर जो है ये दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि बेटे जो है यहाँ पर जो है एक ही वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जब जाती है, अगर हम एक ही वस्तु को बार बार गिनते रहेंगे तो उसकी जो है उसका मूल्य कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे फिर उसके लिए क्या समाधान निकाला गया कि इनको चीजों को बार बार, जो भी चीजें बार बार इधर से उधर मार्केट में बेचने के लिए जा रही हैं, ठीक है, तो उनको बार बार ना गिना जाए, बल्कि उनसे जो फाइनल गुड्स, जो अंतिम वस्तु बनकर तैयार हुई है, ठीक है, जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की जो गणना है वो करना ज्यादा उचित है। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम वस्तु और सेवा। जैसे मान लो देखो एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। ठीक है, मिल में गेहूं की पिसाई हो जाती है और फिर बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपए किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे 8 रुपए किलो था, ठीक है,
गेहूं 8 रुपए किलो बिक गया, उसके बाद उसकी पिसाई होकर के वो 10 रुपए किलो बिक गया। ठीक है, तो बिस्कुट कंपनी ने जो है आटे के साथ चीनी और तेल जैसी चीजों का भी उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। यह बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपए में देती है, यानी कि 15 रुपए में का एक पैकेट देती है। ठीक है, 15 रुपए का एक पैकेट हो गया। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है हमें उसी का मूल्य रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना की जानी चाहिए, ये ना कि उन्हीं चीजों को बार बार गिनते रहो। ठीक है, क्योंकि जब एक बार उसका मूल्य चुका दिया गया है तो उसको दोबारा गिनने की क्या आवश्यकता रह जाती है, उसकी दोबारा नहीं गिनना है, वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो फिर गलत गणना हो जाएगी। तो इसलिए बेटे क्या कहते हैं कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना की जानी चाहिए। क्या ये फिर जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्यों की जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे बार बार उन्हीं वस्तुओं को शामिल करते रहेंगे जो पहले से ही शामिल है, तो जो फाइनल गुड्स होगा, जो फाइनल जो है उत्पादन होगा, वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा और फिर जो है उसका मूल्य भी उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जरूरी है कि जो पहले डिसाइड हो गया वही ठीक होता है, बार बार ऐसे नहीं करना होता है। तो ये एक आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। जैसे हम जीडीपी की बात करते हैं कि एक साल में जो है कुल कितना जो है उत्पादन हुआ और कुल कितनी हमारी आय हुई, ये जानने की अगर हम कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे को क्या करना पड़ता है कि देश के अंदर जितने भी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है हम उन सब का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं और उस मूल्य के आधार पर हम क्या कर लेते हैं अपनी जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ये पेपर में 1 नंबर में आ जाता है बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी या फिर वैसे ही आ जाता है कि जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो इस सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, ये यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा कि यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में, ठीक है, ये हर वर्ष का अलग होता है जैसे 2014 का, 2015 का। अभी जैसे जो है आप सुनते भी होंगे कि अब की बार जो है हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है 4% रहेगी, अब की बार हमारी 8% रहेगी, अब की बार हमारी 6% रहेगी। तो वो ये वाली चीज होती है। ठीक है, ये होता है सकल घरेलू उत्पाद। ये होते हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, एक वर्ष के अंदर जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं हैं उनका कितना मूल्य है। ठीक है, इससे ही जो है जीडीपी क्या होती है, ये सब देशों की होती है। एक तो ये बात है, केवल इंडिया की नहीं होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करती है कि जिसके मान लीजिए जीडीपी अगर किसी की 8% है तो इसका मतलब उनके पास वहां पर उतना ही ज्यादा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों ही क्षेत्र वहां पर बहुत ज्यादा इसका मतलब काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है होता है। एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि जीडीपी का मापन कौन करता है, तो केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, जीडीपी का मापन जो है सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार के मंत्रालय होते हैं वो जीडीपी का मापन करते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद इसमें ऐतिहासिक परिवर्तन कैसे आया है कि इन क्षेत्रकों में कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अगर हम बात करें तो उनमें जो है समय के साथ काफी परिवर्तन आया। बेटा देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय जो है 75% लोग ऐसे होते थे जो प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया और जो है लोग गांवों को छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन करने लगे और कहीं ना कहीं वो क्या करने लगे, व्यापारिक कार्यों में लग गए। उन्होंने जो है इस तरीके से कारखानों वगैरह में जो है सस्ती दरों पर वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया या फिर वहां पर रोजगार करना शुरू कर दिया और वह प्राथमिक क्षेत्र से शिफ्ट होकर के वो द्वितीय क्षेत्र में आ गए। ठीक है, लेकिन अगर हम अभी थोड़े कुछ समय जो है ये बात करें कि अगर हम बात करें करीबन 100 साल पहले की, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से ज्यादा जो है परिवर्तन कहाँ पर आया है, तीसरे वाले क्षेत्र में आता है कि कुल उत्पादन की दृष्टि से जो है सेवा क्षेत्र का महत्व पहले से ज्यादा बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग जो हैं वो कहाँ पर हैं, वो सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। ठीक है, तो जो सेवा क्षेत्रक है वहां पर जो है ये जरूरी नहीं है बेटा कि सारे डॉक्टर इंजीनियर ही हैं। ठीक है, आपने पढ़ा कि जैसे हमने आपको बताया था कि सभी देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बताया गया था कि डॉक्टर, शिक्षकों, डॉक्टरों ये सब और धोबी, नाई, मोची ये सब कहाँ पर हैं, ये तृतीयक सेवा क्षेत्रक में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो है इसमें अमीर लोग ही होते हैं। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो
जिनकी बहुत जो निम्न आय वर्ग भी इसमें जो है संबंध रखता है। ठीक है, इसके बाद ये देखो एक ये अपना बहुत ही बढ़िया इसके अंदर इस लेसन के अंदर जो है, देखो मैं इसको ना पर्सनल नोट्स के थ्रू भी पढ़ा सकती थी, लेकिन नोट्स में जो फिर ये सारे डायग्राम्स वगैरह जो है ये सब रह जाते हैं बताने से। और दूसरा जो है बच्चे क्या होता है मैक्सिमम अपनी बुक से ही याद करते हैं, तो जब उनके पास बुक एक बेस होता है तो जब फिर उनको ये पता होता है कि हाँ भाई ये बुक का क्या मीनिंग है, यहाँ पर जो बुक में दे रखा है उसका क्या मीनिंग है, तब वो ज़्यादा कनेक्टिविटी बना पाते हैं लेसन को याद करने में, उसको समझ पाने में। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने जो है इसमें सीधा आपको बुक से समझाने के लिए ज़्यादा जो है मैंने अपना ये इसमें सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ज़्यादा बुक से अगर सीधा समझेंगे तो। देखो यहाँ पर बता रखा है, सबसे पहले तो अपना ये बताया कि भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, जो तीनों क्षेत्र हैं उनके अंदर ये दिखा रखा है कि किस तरीके से जो है अलग अलग क्षेत्र के अंदर जीडीपी का क्या जो है तरीका रहा है। अगर हम 1973 की बात करें तो वहाँ यहाँ पर हमारे तीनों ही क्षेत्र क्या हैं बेटे, तीनों ही क्षेत्र छोटे छोटे हैं, तीनों ही कम हैं। समझ गए, हमारे यहाँ पर उद्योग तो बिल्कुल ही कम है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम इधर देखते हैं 2003 का अगर हम डाटा देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र भी जो है काफ़ी बढ़ चुका है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र भी बढ़ा है, लेकिन हमारा तृतीय क्षेत्र तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इससे ये पता लग रहा है कि 1973 तक हमारे यहाँ पर उद्योग धंधे तो बिल्कुल ही कम थे। ठीक है, लेकिन 2003 में हमारे उद्योग धंधे काफ़ी बढ़े हैं और सेवा क्षेत्र ने भी बहुत ज़्यादा उन्नति की है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो हमारे देश ने 1973 के मुकाबले 2003 तक जो है सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उन्नति की है। ये सारा दिखा रखा है बेटे, ये रुपए दिखा रखे हैं करोड़ों में और ये दिखा रखा है ईयर वाइज। ठीक है, इसको जो है ये बार ग्राफ बोलते हैं इसको, कि इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि ये किस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने इसको लगा भी रखा है कि भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इसके कई कारण, इसके क्या कारण है, क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि भाई इसके कई कारण हैं, हम इसको नंबर वाइज इसके सारे कारण बताएंगे। ठीक है, इसमें 4 बेसिक कारण बता रखे हैं, एक मैं अपने आप से आपको बता दूंगी। ठीक है, तो 5 कई बार 5 कारण लिखने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट जो है किसी भी देश के अंदर जो है ये पहले से क्या होता है कि देखो हमारे तृतीय क्षेत्र का सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी और ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर पालिका, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है और किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। तो जब सरकार ने इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाई, ठीक है, सरकार ने जो है, जब पहले तो देखो भारत आज़ाद नहीं था, ठीक है, लेकिन भारत जब बाद में आज़ाद होता है और धीरे धीरे उसने प्रोग्रेस करनी शुरू की, तब जो है जब उसने अच्छी प्रोग्रेस करी तो उसके बाद इन सारे क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान दिया। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने के कारण ही क्या हुआ है, तृतीय क्षेत्र का महत्व पहले से ज़्यादा बढ़ा है। तो पहला कारण तो यही हो गया कि अब पहले से हमारे पास क्या है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अच्छी शैक्षणिक सुविधाएं हैं, डाकतार विभाग है, ठीक है, हमारे पास जो है थाने हैं, बहुत सारे कचहरियाँ यानी कि कोर्ट्स हैं, और उसके अलावा ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारे पास, रक्षा है, परिवहन के नए साधन हैं। ठीक है, अब वर्तमान समय में देखो मेट्रो है, इसके अलावा जो है हमारे पास सड़कें अच्छी हैं, बैंक पहले से ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, बीमा कंपनियां हैं, जो भी हमारे पास तो इंटरनेट की सुविधा भी है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जब ये सारी चीज़ों की सरकार खुद से जिम्मेदारी लेती है और इनको अच्छे से विकसित करती है तो कहीं ना कहीं देश की प्रगति होती है और तृतीय क्षेत्र जो है उसका महत्व बढ़ता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का भी विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग भी उतनी अधिक बढ़ेगी। कि देखिए तीसरे क्षेत्र का विकास होने का दूसरा फैक्टर क्या बताया गया है कि जब हमारे कंट्री के अंदर कृषि और उद्योग धंधे बढ़े हैं, ठीक है, जब हमारे यहाँ पर जो है कृषि और उद्योग धंधे बढ़े हैं, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो है विकास हुआ है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है हमारे तीसरे क्षेत्र में भी जो है
और ज़्यादा सेवाओं की मांग बढ़ी है, ज़्यादा परिवहन के साधन, भंडारण के लिए ज़्यादा जो है सेवाएं मांगी गई हैं। तो इन सब चीज़ों से व्यापार पहले से ज़्यादा बढ़ा है। लोग जो है विनिर्माण के कार्यों के बाद जो है आगे सेल परचेज में भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारे तीसरे क्षेत्र का पहले से ज़्यादा महत्व बढ़ा है। ये सेकंड रीज़न हो गया। थर्ड रीज़न क्या है कि जैसे जैसे लोगों के पास आय बढ़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, कि जब लोगों के पास जो है जब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रों में जो है विकास हो रहा है, तो लोगों के पास क्या हो रहा है, लोगों के पास इनकम बढ़ रही है, पैसा आ रहा है। जब पैसा आता है तो वो पैसा आ रहा है तो वो क्या करते हैं, उस पैसे से जो है वो शॉपिंग करते हैं, ठीक है। अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, और ज़्यादा जो है अपने काम को और निपुणता से करने के लिए वो ट्रेनिंग्स लेते हैं, ठीक है, और रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। इस तरीके से जो है वो और ज़्यादा इस तरीके की डिमांड्स करने लग जाते हैं जिनमें कि उनका पैसा जो है वो खर्च हो और वो और ज़्यादा जो है अपना एक बेहतर जीवन जी सके। तो जब वो एक बेहतर जीवन जीने के लिए डिमांड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो इन तीसरे क्षेत्र से संबंधित सेवाओं की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि जब लोगों के पास अधिक आय होती है, उनकी आय बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं वो तीसरे क्षेत्र के जो है उसको ज़्यादा मांग करते हैं। उसके बाद चौथा जो है हमारा, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट वगैरह आ गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है कि इंटरनेट आने से भी जो है हमारा तीसरा जो क्षेत्र है उसका महत्व पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद एक और, जैसे मैं बता रही थी कि आपको, जैसे हमारे यहाँ पर जो है नए नए जो हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया है स्पेशली, तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से भी क्या हुआ है कि तीसरे क्षेत्र का जो है विशेष महत्व बढ़ गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है जो हमारी हरित क्रांति है, जिसको हम जानते हैं हरित क्रांति के नाम से, ठीक है, कि कृषि के क्षेत्र में जो है विशेष रूप से आधुनिक उपकरण और इस तरीके का जो है नए किस्म के बीज, ये सब चीज़ें लाने से भी जो है वहाँ पर फायदा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो ये एक आपके यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, ठीक है, कि भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भारत जो सेवा क्षेत्र है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेवा क्षेत्र होते हैं बेटा, उसमें सभी जो है ये शिक्षित ही नहीं होते हैं, बल्कि इसमें अशिक्षित भी लोग होते हैं, ठीक है। सभी तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं। देखो, जिसमें जो है शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में भी लगे होते हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प होता ही नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में आप जो है आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये दो और डायग्राम बता रखे हैं, इनको देख लीजिए आप, कि जीडीपी में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी परसेंटेज में के जो है 1973 में, और फिर उसके बाद 2003 में क्या रही है। देखो 1973 की देखो पहले तो आप ध्यान से, कि 1973 में अगर हम देखें तो 45% जीडीपी जो है वो कहाँ से आ रही थी, जो वो प्राथमिक क्षेत्र से आ रही थी, ठीक है। ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद की जो है देखो यहाँ से, कि ये जो है करीबन जो है आप ये कह सकते हैं कि 25 के आसपास जो है, इतनी सी आप देख लो, ये थोड़ी सी बीच की, ये हमारी सेकेंडरी, और थर्ड जो है टर्सरी यानी कि तृतीय क्षेत्र से बाकी बची हुई, इतना था ये रेशो। अब देखो 2003 में देखो प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया, वो घट गया है। द्वितीय क्षेत्र क्या हो गया है, वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बड़ा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा टर्सरी है, तृतीय क्षेत्र का, वो पहले से उसकी हिस्सेदारी जो है जीडीपी में ज्यादा हुई है, ठीक है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। तृतीय क्षेत्र जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि ये सारा जो है, अब 1 2 3 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं इसके बाद, ठीक है। तो जब ये तृतीय क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो बेटा आय भी क्या हो जाती है, देश की आय भी ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि जो ज्यादा विकसित राष्ट्र हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो है किस फील्ड में लोग लगे होते हैं, तृतीय क्षेत्र में ही ज्यादा लोग लगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और दिखाया गया है कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, मतलब कहाँ पर काम कर रहे हैं, वो प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में। ये देखो रोजगार के क्षेत्रकों में हिस्सेदारी को देख लीजिए आप, कि यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है। देखो
यहाँ पर आय की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पर आय की बात कर रहे थे, इसमें हम आय की बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर आय की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में लोग ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। देखो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है प्राथमिक क्षेत्र में 1973 में प्राथमिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग लगे हुए थे, सेकेंडरी में थोड़े से, टर्शरी में थोड़े और भी, बस थोड़े ही थे मतलब, ठीक है। अगर हम 2000 की बात करें तो यहाँ पर देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर इतने हैं 49% हैं, द्वितीय क्षेत्र में 24% है सिर्फ, और तृतीय क्षेत्र में 27% है। तो इस तरीके से जो है ये एक दिखा रखा है रेशो। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लोगों के रोजगार के, लोग इतने इतने क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं, इतने यहाँ पर इतने ज्यादा लोग लगे हुए हैं, इतने कम उसमें है, उससे कम उसमें है, ठीक है। इसी सेम यही 2003 तक भी यही सिचुएशन हमारे पास रही है, ठीक है। ये आगे जो है देखिए ये दे रखा है, ये हमारा 12th क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है, ठीक है। मैं ये आपको अभी बताती हूँ, अभी करवाते हैं इसको, ठीक है। आप ध्यान से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी एट योर होम। थैंक यू, बाय बाय।